कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। में लीलाधर मेहता मैं आपके सामने राजस्थान जीके की एक से एक आपको क्लास लेके आ रहा हूँ। इसमें आप अपन आज पढ़ेंगे राजस्थान की हिस्ट्री पर अपन अब बात करेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पर एक एक राजवंश को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। चलो चालू करते, अपने सभी दोस्तों को बोल दें और अपनी तैयारी को जारी रखें, कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, पूरा वीडियो आराम से देखें तन मन धन से। ठीक है, चलो चालू करते हैं। तो अपना टॉपिक आज का रहेगा कछुआ वंश। ठीक है, चलो चालू करते हैं अपन। देखो, सबसे पहले अपन इस पूरे टॉपिक की आज विस्तार से जितना भी हमारा 45 मिनट में, 50 मिनट में, 1 घंटे में जितना भी वीडियो मिलेगा, मैं आपको कछुआ वंश को बहुत बारीकी से एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले तो कछुआ वंश राजस्थान में कहां से आया, किस प्रकार से बना, तो अपन सबसे पहले इसके बारे में बारीक बात करते हैं। तो कछुआ वंश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो कछुआ वंश के जितने भी शासक हुए वो अपने आप को भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। ठीक है ना, आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, कछुआ वंश की उत्पत्ति, कछुआ वंश के जितने भी शासक हुए वह अपने आप को भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। तो आपको पहली बात तो यह याद रखनी है। इसके बाद में आपको याद रखनी है कछुआ वंश की जो प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी, दौसा हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, 1137 में एक शासक आता है दुलेर राय। ठीक है, दुलेर राय से ही ये पूरा जो कछुआ वंश है ये एक सिस्टम तरीके से चलने लगता है। मतलब 1137 में दुलेर राय ने कछुआ वंश की स्थापना करी। इससे पहले अगर अपन जानते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ, कछुआ वंश के शासक थे वह सबसे पहले राजस्थान में कहाँ पर आए, डोंडान प्रदेश में आए और डोंडान प्रदेश में एक नवीन राज्य की स्थापना करी। देखो, जब ये कछुआ वंश डोंडान प्रदेश में आए तो इनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उस समय डोंडान जो प्रदेश था उस पर बड़ गुर्जरों और मीणाओं का अधिकार हुआ करता था। ठीक है, तो इनको किस प्रकार से उनसे मुकाबला करना है, यानी बड़ गुर्जरों को भी पराजित करना था और मीणाओं को भी पराजित करना था। ये काम सबसे पहले किसने किया, 1137 में एक पहला शासक था दुलेर राय। दुलेर राय ने क्या किया, बड़ गुर्जरों को पराजित करके डोंडान में एक नवीन साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, 1137 में, है ना। उसके बाद में क्या हुआ, 1137 के बाद में इसने सबसे पहले अपनी जो राजधानी हुआ करती थी दौसा, ठीक है, उस अपनी जो राजधानी दौसा थी उसमें परिवर्तन कर दिया और इसने जो अपनी राजधानी बनाई वह किसको बनाई, जमुआ रामगढ़ को। जमुआ रामगढ़ को राजधानी बनाने से पहले इसने क्या किया, मीणाओं को पराजित किया और जमुआ रामगढ़ राजधानी को बनाया। इसके बाद में एक छोटा सा शासक आता है कोकिल देव। ये कोकिल देव सबसे पहले आमेर को राजधानी बनाता है। ठीक है, और मीणाओं को पराजित करके आमेर को राजधानी बनाता है। तो आपको 3 प्रश्न याद रखना है। सबसे पहले कछुआ वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी हुआ करती थी, दौसा। इसमें बदलाव किस व्यक्ति ने किया, दुलेर राय ने। कब किया, 1137 में जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद में अगला शासक कौन सा आता है, कोकिल देव। कोकिल देव किसको राजधानी बनाता है, आमेर को। ये सामान्य बेसिक नॉलेज है, पहले अपन इस पर चर्चा करते हैं, फिर एक एक शासक को अपन बारीकी से पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो देखो, सबसे पहले कछुआ वंश की स्थापना, तो यहां पर अपन याद रखेंगे भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यह याद रखना है, कछुआ वंश के शासक अपने आप को भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश का वंशज
मानते हैं, है ना। चलो दूसरी बात कौन सी है, कछवाह वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी भाई, दौसा। ठीक है। ढूंढान में नवीन राज्य की स्थापना, ढूंढान में नवीन राज्य की स्थापना किसने करी, 1137 में दुल्हा राय। ये आधा ल भी आता है, एनसीईआरटी में पूरा ल दे रखा है, दुल्हा राय ने की, है ना। अगले नवीन राज्य की स्थापना 1137 में दुल्हा राय ने की, किसको हराकर, बड़ गुजरों को हराकर, बड़ गुजरों को हराकर। फिर आपको याद रखना है, दुल्हा राय ने मीणाओं को हराकर, दुल्हा राय ने मीणाओं को हराकर जमुआ रामगढ़ को राजधानी बनाया। ठीक है। और आगे एक और लाइन याद कर लेना, कौकिल देव ने मीणाओं को हराकर आमेर को राजधानी बनाया। मैंने जैसा आपके सामने बोला था वो सारी चीजें इसी प्रकार से लिखी, वन लाइनर नोट्स आप आराम से बनाएं और पूरा कछवा वंश को आप 1 घंटे में अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है। तो आपसे उम्मीद करूंगा ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैंने लिख भी दिया है, आप जब चाहो तब वीडियो को बैक करके आराम से वन लाइनर 2-3 पेज में बनेगा, पूरा कछवा वंश अच्छे से आप याद रख सकते हो। ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से, देखो ये तो प्रारंभिक जानकारी हुआ करती थी इनके बारे में। जो अब यहाँ पर जो काम की बात आएगी वो कौन सी आएगी, यहाँ जो प्रारंभिक शासक था महत्वपूर्ण, दुल्हे राय के बारे में इतिहास में सिर्फ इतनी सी जानकारी मिलती है। इसके बाद में एक शासक हुआ करता था भारमल। ठीक है। पहला शासक इसको बताते हैं। देखो भारमल जब आमेर की गद्दी पर बैठा तो उस समय विकट परिस्थितियां थी उसके सामने, क्योंकि उसको सबसे बड़ी समस्या थी मीणाओं की और गुजरों से। तो इस समस्या का निदान वो ढूंढना चाह रहा था। उसी समय इसको एक मौका मिल गया। ठीक है। चलो तो यहां पर क्या हुआ आगे, 1562 के लगभग का टाइम था। अकबर उस समय अपने जो अजमेर दरगाह पे आया हुआ था, तो अजमेर दरगाह से दर्शन करने के बाद में अकबर सांबर से जा रहा था। उसी सांबर में जो भारमल की मुलाकात हुई, किससे, भारमल की मुलाकात अकबर से कहाँ पर हुई, सांबर में। उसी स्थान पर सांबर में भारमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और एक बहुत अच्छा प्रश्न बन गया, कौन सा, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था, तो भारमल। कब अधीनता स्वीकार करी, 1562 में। कहां पर किया, सांबर में। और इसके बाद में इसकी एक पुत्री थी हरखाबाई। ठीक है। हरखाबाई का विवाह भी किससे कर दिया 1562 में, अकबर से कर दिया। ठीक है। हरखाबाई का एक और नाम है मरियम उज्जमानी। ठीक है। आप जोधाबाई अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो उसको निकाल देना, है ना। कौन सा नाम है उसका,
हरकाबाई, और एक और नाम कौन सा, मरियन उज्जमानी। उसके बाद में भारमल के एक पुत्र था भगवंत दास या भगवान दास, और उसका एक बेटा था कौन सा, ये मान सिंह। ठीक है, तो आप पूरी बात को एक बार और सुने। जब भारमल आमेर की गद्दी पर बैठा उस समय परिस्थितियां विकट थी। ठीक है, उसको एक मजबूत सहारे की आवश्यकता थी, जो लगभग 1562 में अकबर जब आमेर दरगाह पे आया, वहां से दर्शन करने के बाद सांबर गुजरा, तो सांबर में भारमल की मुलाकात हो जाती है। ठीक है, और उसी सांबर में जो भारमल है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसके बाद में जो उसकी पुत्री थी हरकाबाई, उसका भी विवाह कर देता है, और अपना जो एक बेटा था भगवंत दास और उसका भी बेटा था मान सिंह, दोनों को मुगल दरबार में भेज दिया जाता है। तो आप इस प्रकार से इनको याद रखें। ठीक है, चलो मैं इनको भी लिखता हूं, फिर अपन आगे पढ़ेंगे एक एक व्यक्ति के बारे में। भारमल, ठीक है, पहला स्टार, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक। ठीक, अधीनता कहां पर स्वीकार की, अधीनता स्वीकार की, कब की, 1562 में। कहां पर की, बहुत अच्छे से याद रखें, सांभर में। ठीक, अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसको अपन बोलते हैं मरियन उज्जमानी, मरियन उज्जमानी, हरकाबाई, अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से किया, अकबर से। कब किया, 1562 में। वही स्थान कौन सा, सांभर में। ये भी आप याद रखें। अगली बात आपको याद रखनी है, अपने पुत्र, अपने पुत्र भगवान दास या भगवंत दास है ना, भगवान दास व पौत्र मानसिंह, वह पौत्र मानसिंह को मुगल दरबार भेजा, मुगल दरबार भेजा। ठीक है, मैंने भारमल के बारे में भी पूरी डिटेल आपको बता दी। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक भारमल। अधीनता स्वीकार 1562 में सांबर में की गई। अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसको मरियन उज्जमानी के नाम से जानते हैं, का विवाह अकबर से 1562 में सांबर में किया गया, और अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मानसिंह को मुगल दरबार में भेजा। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपको इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई होगी। मैं पूरे सिस्टम से पढ़ा रहा हूं आपको, बहुत आप बारीकी से अच्छे से देखें। चलो अब अपन बात करते हैं अगले व्यक्ति की। भगवान दास। ठीक है, तीसरा शासक बनता है। पहला भारमल, और अब इससे पहले चले तो अपन उसको शामिल करते हैं दुल्हे राय को, फिर भारमल। अब आ जाता है भगवान दास। ठीक है, भगवान दास आमेर की गद्दी पर बैठता है ना। उसके बाद में ज्यादा समय तक नहीं रहता है, क्योंकि छोटी सी घटना घटित तो होती है मात्र इनके बारे में। ये क्या होता है, जो अपना लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है।
ठीक है ना, ज्यादा समय तक शासन नहीं करते। लाहौर में मृत्यु। आपको भगवंत दास के बारे में याद रखना है। इसके बाद में अगला शासक कौन बनता है? मानसिंह, है ना। भगवंत दास को आप इसी प्रकार से क्रम में याद रखें, इनके बारे में और जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। चलो, और इसके बारे में एक छोटा सा प्रश्न आप जरूर याद कर लेना। मानबाई भगवंत दास ने अपनी पुत्री, भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से किया। मानबाई का विवाह जहांगीर से किया। अगर आप याद रखो तो इसको आप जरूर याद रखें। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से किया, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से छोटी सी ये घटना याद रखें। और थोड़ी सी बात और याद रखें, तो भगवान दास ने 7 वर्ष तक भगवान दास ने 7 वर्ष तक पंजाब के सूबेदार पद पर काम किया। पंजाब के सूबेदार पद पर काम किया। बात समझ में आ गई। भगवंत दास, अगर अपन बात करते हैं, मृत्यु लाहौर में हुई थी इनकी। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जागीर से किया था। और भगवंत दास 7 वर्ष तक पंजाब के सूबेदार पद पे रहा था, यानी कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। इसने भी कब करी थी? 1562 में। मानसिंह ने भी कब करी थी? 1562 में। और पिताजी भगवंत दास के पिताजी भारमल ने भी कब करी थी? 1562 में, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसके बारे में याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है मानसिंह। चालू करें। देखो, मानसिंह का जन्म आप याद रखना आराम से, ठीक है ना। जन्म कब हुआ इनका? 1550 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी इनकी, आप स्थान मृत्यु का जरूर याद रखें, एलिचपुर, 1614 एलिचपुर। ये एलिचपुर कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। आप इस प्रकार से याद रखें। जन्म 1550 में, मृत्यु 1614 में। कहां पर हुई थी? एलिचपुर, महाराष्ट्र में इसकी मृत्यु होती है। देखो, मानसिंह अकबर का सबसे प्रसिद्ध विश्वास पात्र सेना नायक था। ये सबसे बड़े पदों पर बैठा हुआ था। इसको 7 हजारी मनसब प्राप्त था। और अकबर ने इसको अपनी टीम, जो क्रिकेट टीम होती है ना 11 खिलाड़ियों की, अकबर की 9 खिलाड़ियों की टीम थी। 9 रत्न में कौन शामिल था? मानसिंह शामिल था, ठीक है। और मानसिंह ने इसको एक उपाधि दी थी, फरजंद की उपाधि, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चलो सबसे पहले अपन इसके बारे में याद रखेंगे। अकबर के द्वारा दी गई उपाधि, अकबर के द्वारा दी गई उपाधि, कौन सी दी गई उपाधि? अच्छे से याद रखें, फरजंद। फरजंद का मतलब होता है बेटा। अगला याद रखना, 7 हजारी मनसब पद, ठीक है। अगला 9 रत्न में शामिल, 9 रत्न में शामिल, ठीक है। मोटी मोटी बात याद रखना, 7 हजारी एक बड़ा पद होता था, उस पर बैठा हुआ था। फरजंद की उपाधि, जन्म मृत्यु एलिचपुर में हुई, 9 रत्न में ये शामिल थे, ठीक है। और हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया? हल्दी घाटी के
युद्ध का नेतृत्व कब किया था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह ने। ठीक है ना। तो ये छोटी मोटी जानकारी थी, इसको याद रखो। मानसिंह के बारे में मैं और भी बहुत सारी चीजें बता रहा हूं। मानसिंह, ठीक है। देखो मानसिंह जब शासक बना था, ठीक है ना, मानसिंह जब शासक बना था तब मात्र 12 वर्ष का था ये। मानसिंह जब शासक बना तब उसकी आयु 12 वर्ष थी। ठीक है, मानसिंह जब शासक बना तब उसकी आयु 12 वर्ष थी, ये आपको याद रखना है। और इसने हल्दी घाटी के युद्ध के साथ साथ में देखो यहां पर क्या हुआ, 1569 में रणथंबोर अभियान के दौरान, 1569 में रणथंबोर अभियान के दौरान, रणथंबोर अभियान के दौरान सुरजनहाड़ा को, सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया। ये एक तो आपको ये बात याद रखनी, 1569 में रणथंबोर का अभियान हुआ था, उसमें कौन गया था? मानसिंह। सुरजनहाड़ा पर इतना दबाव डाला कि उसने बेचारे ने अपने आप ही मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद में एक और अभियान होता है, किसका? मानसिंह का। 1573 में मानसिंह ने गुजरात अभियान किया। कौन सा? गुजरात अभियान किया। ठीक है, और आपने भी सुना होगा 1573 में जब गुजरात अभियान किया था तो उससे इसका एक दल 1573 में इसका एक दल महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने गया, अपने अधीन करने गया। ठीक है ना, याद रखना ये 1573 में महाराणा प्रताप को जो गुजरात अभियान हुआ था, उसी गुजरात अभियान में ये कहां पर गया था? महाराणा प्रताप के पास भी गया था, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में, और इसने महाराणा प्रताप पे दबाव भी बनाया था। पर महाराणा प्रताप सुरजनहाड़ा नहीं थे जो अधीनता स्वीकार कर ली। एक बड़े शासक थे वो, मुगलों की अधीनता महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं करी। ठीक है, ये आपको याद रखना। एक तरीका मैं आपको बता दूं, एक आप ट्रिक याद रखना हमेशा, जमा भट्टो। कौन सी? जमा भट्टो। इस जमा भट्टो से आप याद रख सकते हो। देखो अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए 4 दल भेजे थे अलग अलग समय में। पहला 1572 में और बाकी तीनों 73 में। ठीक है, 1572 में पहली बार कौन गया था? जमा भट्टो, यानी कि जलाल खान। दूसरी बार कौन गया? मानसिंह। तीसरी बार कौन गया? भगवंत दास। और चौथी बार कौन गया? टोडरमल। तो आप इनको आराम से याद रखें, जमा भट्टो। ठीक है, और अपन यहां पर किसको पढ़ रहे हैं? अभी मानसिंह को पढ़ रहे हैं। तो मानसिंह के बारे में, मानसिंह का एक अभियान तो कौन सा है? रणथंबोर अभियान हुआ। एक कौन सा हुआ? गुजरात अभियान हुआ। ठीक, चलो आगे चलते हैं। और यहां पर अगला याद रखना, मानसिंह का सूबेदारी पद। मानसिंह 3 स्थानों के मुगल, जब ये मुगलों की अधीन था, कौन? मानसिंह। मुगलों के उस समय इसने मुगलों की तरफ से 3 स्थानों की सूबेदारी पद पे भी काम किया। तो इस प्रकार की प्रश्न ज्यादा बनते हैं आजकल, है ना।
3 स्थानों की सूबेदारी इसने करी। तो कहां का सूबेदार बना ये, तो आप याद रखेंगे भाभी का। किसका? भाभी का, है ना। अब भाभी का में बिहार, बंगाल, काबुल। याद रखना इसको, बहुत सीधी सी बात है। मानसिंह 3 शहरों की 3 जो रियासतें हुआ करती थी उनके सूबेदारी पद पे भी काम किया। बिहार पे किया, बंगाल पे किया, काबुल पे किया, ठीक है। और अभी हाल ही में प्रश्न पूछा भी गया था, 3 ऑप्शन में दे दिया और उसने उड़ीसा भी ऑप्शन में दे रखा था। तो देखो यहां पर क्या हुआ, ये उड़ीसा अभियान पे गया था, है ना। ये किस पे गया था? उड़ीसा अभियान पे गया था, न कि सूबेदारी पद पे काम किया था। उसने 3 जगहों की सूबेदारी पद पे इसने काम किया था। तो मानसिंह के बारे में आप ये भी याद रखें, जमा भट्टो, ठीक है ना, जमा भट्टो, यानी कि नंबर दूसरे पे भी गया था ये दल में। आगे बात करते हैं अपन मानसिंह के बारे में, और बहुत कुछ चीजें बच रही है। मानसिंह देखो ये एक बार कहां पर गया था? बंगाल। जो बंगाल का शासक था एक कौन सा? केदारनाथ। इस केदारनाथ के पास में एक मूर्ति थी शीला देवी की, ठीक है ना, जो आजकल आमेर में लगी हुई है, शीला देवी। अब ये मानसिंह बंगाल के शासक केदारनाथ के पास गया, उसको युद्ध में पराजित किया और उससे शीला देवी की मूर्ति लेकर कहां पर आ गया? ये आमेर आ गया, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से इसको भी याद रखें। चारों बातें मैंने लिखा दी। बंगाल का शासक केदारनाथ था, शीला देवी की मूर्ति को लेके आया और आमेर में स्थापित किया। एक तो ये याद रखना है। एक लाहौर से ब्लू पॉटरी लेके आया, लाहौर से ब्लू पॉटरी, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रांकन, है ना। और यहाँ ब्लू कलर है तो ब्लू कलर पर जो मिट्टी होती है उस पर चित्रांकन करना। इसी कला को लाहौर से लेकर आया कौन? मानसिंह। लाहौर से ब्लू पॉटरी को कहां पर लेके आया? जयपुर में। और ब्लू पॉटरी कहां की फेमस है? जयपुर की। और ब्लैक पॉटरी कोटा की फेमस है। आप इस चीज को भी अच्छे से याद रखें। और मानसिंह की पत्नी, मानसिंह की पत्नी कंकावती ने जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया। जगत शिरोमणि, जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया। ठीक है। आप इस प्रकार से मानसिंह के बारे में ये बात भी याद रखें। लाहौर से ब्लू पॉटरी लेके आया। मानसिंह की पत्नी कंकावती ने जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया। कहां पर बनवाया? आमेर में बनवाया। और जगत सिंह मानसिंह का पुत्र था, यानी कि कंकावती का पुत्र था। कंकावती ने अपने पुत्री की याद में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया। ठीक है, ये आप, और कहां पर बनवाया? आमेर में। और अगला एक और याद रखना, आमेर का किला जो जयगढ़ किले के पास में है, आमेर का किला, ये भी किसने बनवाया? मानसिंह ने। ठीक है, ये मानसिंह के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ सामान्य जानकारी बताई है, आप इस प्रकार से याद रखें। ठीक है, चलो इसके बारे में हम छोटी मोटी बातें मानसिंह की ओर निकाल लेते हैं। मानसिंह का दरबारी विद्वान, मानसिंह का दरबारी विद्वान कौन था? मुरारी दान। मुरारी दान, ये आपको याद रखना है। मानसिंह का दरबारी विद्वान था मुरारी दान। इसने क्या लिखा था? एक ग्रंथ था मान प्रकाश। मान प्रकाश
आप इसको भी आराम से याद रखें, ठीक है। और एक और व्यक्ति था जगन्नाथ। इस जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली नामक ग्रंथ लिखा। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। मुरारीदान ने मान प्रकाश लिखा और जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली नामक ग्रंथ लिखा, ठीक है। इस प्रकार से आप इन सारी चीजों को याद रख सकते हो मानसिंह के बारे में, ठीक है ना। बहुत अच्छा शासक था। हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व इस व्यक्ति ने किया था। 4 शिष्टमंडल जो दल भेजे थे 4 बार में, इसने दूसरे अभियान का भी किया था। इसने उड़ीसा का दौरा भी किया, इसने गुजरात का दौरा भी किया, 3 प्रदेशों की सूबेदारी इसने की और इसके बाद में आमेर का किला बनवाया। इसकी पत्नी ने कंकावती ने जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया। ब्लू पॉटरी को ये लाहौर से लेकर आया और बंगाल के शासक केदारनाथ को पराजित किया। उसको पराजित करने के बाद में शिला देवी की मूर्ति को लेके भी आया। इसकी जो मृत्यु एलिचपुर महाराष्ट्र में होती है 1614 में, आप इसको भी अच्छे से याद रखें। 12 वर्ष की आयु में ये शासक बन गया था। इसने 2 मुगलों के अंतर्गत काम किया। आप ये भी याद रखोगे, मानसिंह ने 2 मुगलों के अंदर काम किया, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है अकबर और दूसरा जहांगीर। ये प्रश्न भी पूछा गया है, ठीक है ना। मानसिंह ने कौन से 2 मुगलों के शासनकाल में काम किया? अकबर व जहांगीर के शासनकाल में इसने काम किया। तो आप ये मानसिंह के बारे में भी याद रखें, ठीक है। अपन अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला शासक आता है हमारा मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक। देखो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह को जो मिर्जा की उपाधि दी थी वह शाहजहां ने दी थी, ठीक है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। इसके दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान हुआ करता था बिहारी, आपको ये भी याद रखना है। और जो जयपुर में जयगढ़ का किला है वो भी किसने बनवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो आपको इस प्रकार से 2-3 बातें मिर्जा राजा के बारे में याद रखनी है। और इसने 3 मुगलों के अंदर काम किया था। तो अपन ये सारी बात कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले क्या याद करना है? जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी। जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी। किसने दी? शाहजहां ने, ठीक है ना। ये शाहजहां ने दी। इसके बाद में याद रखना है बिहारी। बिहारी मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में था। ये भी आपको याद रखनी। बिहारी की रचनाएं बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, ये भी याद आपको रखना है। और अगला है जयगढ़ का किला। जयगढ़ का किला किसने बनवाया? मिर्जा राजा जय सिंह, है ना। ये भी याद रखना। और ये कितने मुगलों के अधीन था? 3। अकबर को हटा दो। जहांगीर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये तीनों का याद रखना। मानसिंह 2 के समय था, अकबर और जहांगीर। ये 3 के समय था, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 3 मुगलों के अधीन इसने
काम किया। ये मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में एक सामान्य जानकारी है, ठीक है ना, क्योंकि मिर्जा राजा के बारे में कम है, जबकि सवाई जयसिंह के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, अब लास्ट अपन पढ़ते हैं यहां पर, जो लास्ट हमारे पास में कौन सा है, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह, ठीक। देखो सवाई जयसिंह को सवाई की जो उपाधि दी थी वो औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। आप इस उपाधि को याद रखना, मिर्जा राजा की शाहजहां, सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी, औरंगजेब ने दी। इसके शासन काल में बहुत सारी चीजें घटित होती है, हम उन सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, चलो चालू करते हैं। तो पहला तो क्या लिखना है अपन को, सवाई की उपाधि किसने दी, औरंगजेब ने। शासक कब बनाता है ये, 1700 ईस्वी में। आप ये भी मोटी मोटी बात याद रख लें, सवाई जयसिंह आमेर का शासक कब बना, 1700 में। सवाई की उपाधि किसने दी, औरंगजेब ने दी। आप देखो यहां बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आती है, सन 1707। मैं यहां लिखता हूं जाजऊ का युद्ध, जाजऊ का युद्ध कब हुआ, 1707 में। देखो पहले मैं सुना देता हूं, चलो। जब सवाई जयसिंह आमेर का शासक बना, उससे 7 वर्ष बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में उसके 2 पुत्र थे, मुअज्जम और आजम। दोनों के मध्य उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हो जाता है और दोनों के मध्य एक युद्ध होता है, जाजऊ का युद्ध। कब होता है, 1707 में। इसको उत्तराधिकारी युद्ध बोला जाता है, मुअज्जम और आजम के मध्य। इस युद्ध में क्या होता है, जो मुअज्जम था, दोनों भाई कौन थे, मुअज्जम और आजम। तो इस युद्ध में कौन जीत जाता है, मुअज्जम इस युद्ध में जीत जाता है, यानी कि दूसरा जो भाई था आजम इस युद्ध में पराजित हो जाता है। पर इसमें काम की बात ये वाली है, जो सवाई जयसिंह था इसने साथ किसका दिया था, आजम का दिया था, और जीत कौन गया, दूसरी टीम का आदमी मुअज्जम जीत गया। और इधर से जो मुअज्जम का साथ दिया था वो किसने दिया था, सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह ने इसका साथ दिया था। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, जो मुअज्जम था, इस मुअज्जम ने क्या किया, जो आमेर का शासक था सवाई जयसिंह, उसको गद्दी से हटा दिया और उसके बाद किसको बनाया, सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह को आमेर की गद्दी पर बिठा दिया गया। ठीक है, इसके बाद में जो मुअज्जम व्यक्ति था उसने अपना नाम भी बदल लिया और अपना नाम बदल के क्या कर दिया, मोहम्मद शाह। ठीक है ना, अपना नाम बदल के इसको क्या कर दिया, सॉरी बहादुर शाह, मोहम्मद शाह नहीं, बहादुर शाह। अपना नाम मुअज्जम ने क्या किया, बहादुर शाह। बहादुर शाह करने के बाद में जो आमेर का नाम था वो आमेर का नाम भी बदल दिया गया और उसका नाम क्या कर दिया, मोमिनाबाद। तो मैं मोटी मोटी जानकारी लिख रहा हूं, चलो। तो देखो जो जाजऊ का युद्ध हुआ ये कौन सा युद्ध था, उत्तराधिकारी युद्ध। किन के मध्य हुआ, 2 भाई थे, एक तो था मुअज्जम, एक तो कौन सा था, मुअज्जम, और एक था आजम। ठीक, सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया, आजम का। ठीक है, सवाई जयसिंह, इस सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया, आजम का, और इसका साथ किसने दिया, विजय सिंह ने। याद रखना ये विजय सिंह और सवाई जयसिंह दोनों भाई है। ये मुअज्जम और आजम औरंगजेब के पुत्र हैं। दोनों भाइयों में लड़ाई होती है, उत्तराधिकारी का संघर्ष होता है। जीत कौन जाता है, मुअज्जम इस युद्ध में जीत जाता है। पर यहाँ दिक्कत कौन सी थी, सवाई जयसिंह पहले से ही आमेर की गद्दी पर बैठा हुआ था। तो अपन अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। मुअज्जम ने नहीं, जाजऊ के युद्ध में, जाजऊ
के युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई। जाजव के युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई। विजय हुई। मुअज्जम ने अपना नाम बदलकर, मुअज्जम ने अपना नाम बदलकर बहादुर शाह कर दिया। बहादुर शाह कर लिया। और अगला, आमेर का बहादुर शाह ने, अब इस व्यक्ति ने ना, बहादुर शाह ने आमेर का नाम बदलकर, आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद किया। याद रखना इसको अच्छे से, है ना। बहादुर शाह ने, जो मुअज्जम के नाम से जाना जाता है, अपना नाम बदला और मोमिनाबाद कर दिया और आमेर का शासक बनाया। किसका? आमेर का शासक बनाया। किसको? विजय सिंह को, है ना। पर बाद में क्या हुआ, सवाई जय सिंह मेवाड़ चला गया, वहां से सेना लेकर आ गया और उस विजय सिंह को वापिस आमेर की गद्दी से हटाकर खुद सवाई जय सिंह गद्दी पर बैठ गया। आप इस बात को भी विशेष ध्यान रखें। आगे देखते हैं। देखो, मैं आपको 4 चीजें बता देता हूं जो आपको याद रखनी है। एक तो भविष्य में किसका नाम बदला था। प्राचीन काल में राजाओं के समय आमेर का नाम बदला गया। एक आपने सुना होगा सिवाना का नाम भी बदला। एक आपने सुना होगा जालोर का नाम भी बदला। ठीक है। एक आपने सुना होगा चित्तौड़ का नाम भी बदला गया। तो आप इस प्रकार से चारों की रिवीजन कर लें। आमेर का नाम क्या रखा गया आगे जाके? मोमिनाबाद। ये किसने रखा था? बहादुर शाह ने। बहादुर शाह ने। सिवाना का नाम क्या रखा गया? खेराबाद। किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। जालोर का नाम क्या रखा गया था? जलालाबाद। जलालाबाद। ये भी किसने रखा? ये भी खिलजी ने इसका नाम बदला। और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद। खिजराबाद अपने बेटे के नाम पर रखा। खिजराबाद चित्तौड़ का नाम ये भी किसने रखा? खिलजी ने रखा। तो आप इस चारों चीज़ों को नोट कर लें, बढ़िया एक पेज पर लिख लें और बार बार दोहरा लें। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी जाती है पेपरों में। ठीक है। अपन वापस कहाँ पर चलते हैं? सवाई जय सिंह पर। और अपन आगे बात करते हैं। एक हुआ था, आपने नाम सुना होगा, हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन बहुत अच्छे से याद रखना। कब हुआ था भाई? ये हुआ था 17 जुलाई 1734। बहुत अच्छे से याद रखें। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को। क्यों हुआ? देखो, ये मराठों को राजस्थान से भगाने के लिए, मराठों को राजस्थान से निकालने के लिए, मराठों को राजस्थान से निकालने के लिए क्या बुलाया गया? हुरडा सम्मेलन। किसके द्वारा बुलाया गया? तो आप अच्छे से याद रखें, सवाई जय सिंह के द्वारा। ठीक है ना। ये किसने बुलाया? यहाँ बुलाना लिखना। और अध्यक्षता किसने करी? ये भी याद रखना, जगत सिंह ने। जगत सिंह। ये किसने? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी? जगत सिंह ने करी। कारण कौन सा? मराठों को राजस्थान से भगाना। क्या ये सम्मेलन सफल हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि सभी मराठों का अपना अपना
सॉरी राजपूतों का अपना अपना स्वार्थ था, इस वजह से ये सफल नहीं हुआ। आगे आपको याद रखना है 1734 पे आपको एक और डेट याद रखनी है। 1734 में सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ का किला बनवाया। खूब सुना होगा आपने, नाहरगढ़ का किला किसने बनवाया? सवाई जयसिंह ने। इसमें एक जैसे 9 महल माधो सिंह ने बनवाए थे, वो भी आप स्मरण रखें, ठीक है। इसके बाद में आपने सुना होगा जय बाण, ठीक है ना। जय बाण तोप कौन से किले में है, ये आपको याद रखना है। जयगढ़ के किले में जय बाण तोप का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। और जयगढ़ का किला किसने बनवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने, याद रखें। और सवाई जयसिंह से आप याद रखो 1727 में जयपुर की स्थापना करी थी। जयपुर की स्थापना किसने करी थी? 1727 में सवाई जयसिंह ने। और अभी करंट में याद रख लेना 2019 में जयपुर परकोटा या जयपुर परकोटे को यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया है। 2019 में जयपुर परकोटे को विश्व विरासत में शामिल किया गया है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको भी याद रखें। आमेर का जो दुर्ग है अपन ने पढ़ा था उधर, आमेर का किला है, इसको भी 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया है। तो राजस्थान के 6 दुर्गों को भी यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया है। आम, गाजर और चीकू, याद रखना, उससे भी बहुत जानते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक भी है ना। चलो इसके बाद में इसने आमेर में, कहां पर? या जयपुर में इसने, किसने? सवाई जयसिंह ने सिसोदिया रानी का महल बनवाया, है ना। इस प्रकार से आप ये जानकारी भी याद रखें, बहुत सीधी सी जानकारी है। सिसोदिया रानी का महल बनवाया। इसके बाद में इसने जल महलों का निर्माण भी करवाया। जल महलों का निर्माण भी करवाया। और चंद्र महल का निर्माण भी जयपुर में करवाया। जल महलों का निर्माण भी करवाया। जल महल पूछे तो जयपुर, जल महलों की नगरी पूछे तो कौन सा? डीग भरतपुर। ये भी आप अच्छे से याद रखें। तो मोटे मोटे प्रश्न है, जयपुर में सिसोदिया रानी का महल, जल महल और चंद्र महल, ये भी किसने बनवाए? सब कुछ सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह पे बहुत सारी जानकारी है, चलो मैं आपको और बता देता हूं। सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। 5 वेधशालाएं, सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। कहां पर करवाया? सबसे पहले तो हमारे राजस्थान की बात करें तो जयपुर में करवाया, फिर इसके बाद में दिल्ली में करवाया, इसके बाद में मथुरा में करवाया, उज्जैन में करवाया और बनारस में करवाया। इन 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जिसमें जयपुर में कौन सी आपने खूब नाम सुना होगा? जंतर मंतर, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी वेधशाला है जंतर मंतर। इसे 2010 में यूनेस्को की विरासत में शामिल किया गया। यूनेस्को की विरासत में इसको शामिल किया गया। तो आप इस प्रकार से जंतर मंतर की भी याद रखें। 2010 से आप एक और डेट याद रख सकते हो, कालबेलिया नृत्य, है ना। कौन सा? कालबेलिया नृत्य। इसको भी 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया। जंतर मंतर को भी शामिल किया। 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। इसने एक ज्योतिष आधारित एक ग्रंथ का निर्माण भी करवाया था, जीज मोहम्मद शाही। ये भी आपको याद रखना है। जीज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ का, जो पूर्णतः एक नक्षत्र गणना पर आधारित ग्रंथ था, ठीक है ना। सूर्य ब्रह्मांड वगैरह के बारे में जानकारी इस प्रकार के इस ग्रंथ में दी गई थी, जीज मोहम्मद शाही में। ये भी याद रखना आप, इसने सवाई जयसिंह ने 7 मुगल सम्राट, कौन से? 7 मुगल सम्राटों के अधीन काम किया। कितने? 7। सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा, याद रखना
3 और मान सिंह याद रखना 2। मान सिंह ने 2 के में, सवाई मिर्जा ने 3 के में। इसने 7 मुगलों का शासनकाल अपनी आंखों से देखा। तो यह है किसके बारे में मैंने आपको बताया, मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में। इसके शासनकाल में देखो जो बहुत सारी घटनाएं घटित हुई है, इसके बारे में मैं एक बार फिर सुना दूं, फिर अपन अगला राजवंश पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। सन 1700 में आमेर का शासक भी बना। 1707 में जाजव का युद्ध होता है, जो 2 भाइयों के मध्य होता है। औरंगजेब के 2 पुत्र थे, मुअज्जम और आजम। इसमें क्या होता है, जो सवाई जय सिंह था वो किसका साथ देता है, वो आजम का साथ देता है। पर युद्ध में कौन जीत जाता है, मुअज्जम जीत जाता है। मुअज्जम जीतने के बाद सबसे पहले अपने नाम को परिवर्तित करता है और मुअज्जम से अपने नाम को हटाकर बहादुर शाह कर लेता है। और इसके बाद में आमिर के नाम को भी ये बदल देता है, उसका नाम भी क्या कर देता है, मोमिनाबाद कर देता है। इसके बाद में फिर एक हुरडा सम्मेलन बुलाया जाता है 17 जुलाई 1734 को। हुरडा सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था मराठों को राजस्थान से खदेड़ना या भगाना, पर यह सम्मेलन पूर्णतः सफल नहीं हो पाता है। इसके बाद में बहुत सारी चीजें आई। जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह के द्वारा की गई। नाहरगढ़ का किला सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाया गया। इसके बाद में सिसोदिया रानी का महल, चंद्र महल, जल महलों का निर्माण भी इसने जयपुर में करवाया। और जय बाण तोप जो विश्व की सबसे बड़ी तोप भी है, उसका निर्माण भी इसके द्वारा जयगढ़ के किले में करवाया गया। और इसी व्यक्ति ने पूरे भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे बड़ी वेधशाला थी जंतर मंतर वेधशाला, उसका निर्माण भी इसने करवाया, जिसे 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा खचवा वंश बारीकी से बताया है। आप आराम से बार बार पूरा वीडियो देखें, रिवीजन करें। खचवा वंश जो भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र खुद से अपना वंश मानते हैं, दौसा को प्रारंभिक राजधानी बनाते हैं, बाद में जम्मू आरामगढ़ राजधानी बनती है। उसके बाद में कोकिल देव के द्वारा आमेर को राजधानी बनाया जाता है, मेणाओं को हराया जाता है ना। उसके इस प्रकार से फिर भारमल बनता है, जो सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति 1562 में होता है। सांबर में अकबर से मुलाकात होती है, आपको मैंने खूब बताया होगा। हरकाबाई से विवाह कर दिया जाता है, मरियन उज्जमानी। उसके बाद में ये मुगल दरबार में अपने एक पुत्र था भगवान दास और पौत्र था मान सिंह, उसको मुगल दरबार में भेज दिया जाता है। इस प्रकार से ये मैंने आपको संपूर्ण बातें बताई। आप बारीकी से पढ़ें, एक एक चीज़ के अच्छे से नोट्स बनाएं। 2 से 3 पेज में 1 लाइनर नोट्स बन जाएंगे और आपका खचवा वंश पूरा हो जाएगा। लगभग 4, 5 या 6 वीडियो में लगभग अपन पूरा राजस्थान का जो इतिहास है इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलो।